हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगेंस्ट द गॉड का एपिसोड नंबर 4। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनची यूवी की मदद करता है ताकि वो उसके ब्लॉक मेंडेरियंस को अनब्लॉक कर सके। साथ ही साथ हम लोगों को जियाओ ट्राइब के लीडर का बेटा जियान भी देखने को मिला, जो की यहाँ जियाओ सेक्ट आया हुआ था ताकि वो अपने साथ एक डेसिपल को लेकर जा सके। लेकिन जियान तो एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान था, जिसके इरादे लिंगजी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। दूसरी तरफ यूलोंग भी इस बात को समझ गया था, इसलिए वो जियान का साथ देते हुए लिंगजी को फंसाने की कोशिश करता है। जहां जियान और उसके साथियों ने प्लान बनाया हुआ था कि ये लोग मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर की चोरी का इल्जाम लिंगजी पर लगा देंगे ताकि जियान लिंगजी को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां जियाओ सेक्ट का हेड अपने साथियों को डांटते हुए कह रहा था कि आखिर तुम में से चोरी किसने की है। लेकिन यहाँ सब लोग ही खामोश थे। तभी अचानक जियान का एसेसन वहाँ पर मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर को लेकर पहुंच गया, जो कि यहाँ जियान को बताता है कि ये मुझे रूम नंबर 66 में मिला। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग ही लिंगजी की तरफ देख रहे थे, जबकि लिंगजी घबराते हुए कहती है कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की। युनची को तो लिंगजी पर काफी यकीन था, इसलिए वो कहता है कि जरूर मेरी आंटी को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। जियाओ सेक्ट का हेड भी यहाँ पर लिंगजी की तरफ देखकर कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता तुमने ये चोरी की। लिंगजी उन्हें बताने की कोशिश करती है कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी होगी, मैंने कोई चोरी नहीं की। पर जियाओ सेक्ट का हेड तो जियान के साथ मिला हुआ था। वो लिंगजी को डांटते हुए कहता है कि अगर तुमने चोरी नहीं की तो क्या ये मिस्टिक पाउडर खुद उड़ते हुए तुम्हारे कमरे में जाकर सराहने के पीछे छुप गया। लिंगजी बेचारी तो उनकी ये बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ जियान उसे देखकर कहता है कि ये बहुत ही बुरी बात है, तुम जैसी एक खूबसूरत लड़की को चोरी नहीं करनी चाहिए, अब मुझे मजबूरन तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। दूसरी तरफ जियाओ सेक्ट का हेड ये सुनकर एक्टिंग करते हुए कहता है कि मास्टर जियान प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि जियाओ लिंगजी ने ये मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर चोरी किया है, लेकिन वो ना समझ है, उसने ये जानबूझकर नहीं किया। वो ये सब यकीनन अपने भांजे युनची के लिए कर रही थी, जिसके मिस्टिक वीन डिस्ट्रॉयड है। जब आपने इस पाउडर के बारे में बताया कि ये मिस्टिक वीन को रिकवर कर सकती है तो यकीनन इसलिए उसने चोरी करने का फैसला किया होगा। प्लीज आप इस बेचारी लड़की को उसकी गलती के लिए माफ कर दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा शरीफ और अच्छे दिल की है। युनची इसकी ये कमीने वाली हरकतें देखकर अपने मन में कहता है कि ये मेरी आंटी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये उल्टा साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसी ने चोरी की। जियान ने तो पहले से ये सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर हेड से कहता है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक है। मैं भी इस मासूम से दिखने वाली लड़की को पनिशमेंट नहीं देना चाहता, इसलिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैं इसे अपने साथ जियाओ ट्राइब लेकर जाऊंगा, जहाँ पर हमारे बड़े एल्डर्स ही इस लड़की के पनिशमेंट के बारे में डिसीजन लेंगे। यकीनन वो लोग एक अच्छा फैसला करेंगे। जो सुनकर लिंगजी कहती है कि नहीं, मैं इस फैसले को नहीं मानती क्योंकि मैंने कोई चोरी ही नहीं की। दूसरी तरफ जियान उससे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से के साथ कहता है कि बेशरम औरत, पहले तुमने चोरी की और अब तुम इस तरह की बातें कर रही हो। अभी अचानक यहाँ बीच में युनची बोल पड़ा। वो कहता है कि मैं इस चोरी के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ। युनची को यूं बीच में बोलता हुआ देखकर उसके ग्रैंडफादर उससे खामोश रहने के लिए कहते हैं, लेकिन युनची अपनी आंट को यूं फंसने कैसे दे सकता है। वो अपनी लिटिल आंट की तरफ देखकर कहता है कि आंट मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जबकि यहाँ दूसरी तरफ जियाओ सेक्ट का हेड मास्टर जियान को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़का युनची है। जियान तो उसे पहले से ही पहचानता था, इसलिए वो हेड से कहता है कि हाँ, मैं इस लूजर के बारे में ऑलरेडी जानता हूँ, बताओ युनची तुम्हें क्या कहना है। जिस पर युनची अपनी चाल को शुरू करते हुए कहता है कि मुझे मालूम है कि जियाओ सेक्ट का हेड काफी ज्यादा समझदार है, वो अपने हर फैसले को करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोचता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने कीमती पाउडर को उसने ऐसी फार्मेसी में रखवा दिया जहाँ की सेफ्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। ये सुनकर सेकंड एल्डर भड़कते हुए यहाँ युनची से कहते हैं कि तुम अब हमारे हेड पर इल्जाम लगा रहे हो कि उन्होंने ही अपना मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर चुराया। युनची शांति के साथ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बस मुझे ये बात हैरान कर रही है, इसलिए मैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगना चाहता हूँ। हेड भी आगे आकर यहाँ युनची को बताता है कि तुम्हें अच्छे से पता होगा कि मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए मैंने उसे फार्मेसी में रखवाया जहाँ पर बहुत सारे एलेक्सर्स का सेंट होगा, यानी कि एलेक्सर्स की खुशबू, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सही रहेगा। साथ ही आज तक हम लोगों की यहाँ पहले कभी चोरी नहीं हुई, मुझे मालूम नहीं था कि इस बार हमारे यहाँ चोर भी आ जाएंगे। उनकी ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद सेकंड एल्डर कहता है कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा, अब फौरन वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। जिस पर युनची कहता है कि नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ सवाल करना शुरू किए हैं। जैसा कि हमारे हेड ने एलेक्सर सेंट के बारे में बताया, उनकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि उन्हें एलेक्सर्स के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा, क्योंकि हेड ने ही खुद बताया कि उन्होंने मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर के बॉक्स को फार्मेसी में रखा हुआ था, तो यकीनन उस बॉक्स से काफी ज्यादा एलेक्सर्स की खुशबू आ रही होगी। क्यों ना आप वो बॉक्स लेकर यहाँ पर आ जाओ ताकि हम लोग उस खुशबू को सूंघकर पहचान ले कि ये वहाँ पर मौजूद था,
कामयाबी या नहीं, जिस पर जियान का एक एसेसन गुस्सा हो गया था, लेकिन जियान जानता था कि इस बात से वो कुछ नहीं साबित कर सकता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, ये जैसा चाहता है वैसा हम कर देंगे। मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर का बॉक्स यहाँ पर लेकर आ जाओ ताकि हम उसकी खुशबू सुनकर इसे बताएं और इसे प्रूफ करें कि चोरी हुई थी। साथ ही युनची ये सुनकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। हेड, आपको तो मालूम होगा कि हमारी फार्मेसी में किस तरह के एलेक्सर्स है और उनकी खुशबू कैसी है। जिस पर हेड कहता है कि वहाँ पर बहुत तरह के एलेक्सर्स है, इसलिए मिक्स तरह की खुशबू आएगी। लेकिन युनची कहता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं। हम लोगों की फार्मेसी में कुछ ज्यादा हाई ग्रेड के एलेक्सर्स नहीं है, वहाँ पर सिर्फ लो ग्रेड के एलेक्सर्स है, जिनमें से मीठी और सिर्फ फिश की तरह खुशबू आती है। जो हमारे सेट के मेंबर्स वहाँ फार्मेसी में ज्यादा जाया करते हैं, उन लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। अगर वो लोग भी इस खुशबू को सूंघे तो पहचान लेंगे। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग यही बात कर रहे थे कि हाँ, युनची ने बिल्कुल ठीक कहा, जबकि युनची अपने मन में कह रहा था कि ज़्याओ सेट के हेड ने एक गलती कर दी। उसने मेरे सामने एलेक्सर्स की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, मुझसे ज्यादा एलेक्सर्स के बारे में कोई नहीं जानता। जबकि हेड भी यहाँ पर युनची को देखकर अपने मन में कह रहा था कि वैसे तो ये काफी बेवकूफ था, आखिर अचानक ये इतना ज्यादा अक्लमंद कैसे हो गया। अब यहाँ पर युनची के ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए जियान कहता है कि मैं खुद ही इस बॉक्स को सूंघकर बता देता हूँ, जिसे सूंघने के बाद जियान कहता है कि हाँ, इसमें से मीठी और फिश जैसी खुशबू आ रही है। जियान जानता था कि उसके फैसले पर यहाँ कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता, नहीं तो जियान उसकी जान ले लेगा। पर युनची हमेशा उससे 2 कदम आगे था। यह अचानक प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है, जहाँ युनची कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने गलती से फिश जैसी खुशबू बता दी। असल में हमारी फार्मेसी में से मीठी और बिटर जैसी खुशबू आती है। साथ ही युनची अपनी एक्टिंग को शुरू करते हुए कहता है कि वैसे अब तो मैं पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। मास्टर जियान का पावर लेवल तो काफी हाई है, वो कभी भी गलत स्मेल तो नहीं सूंघ सकते, लेकिन फिर आखिर उन्होंने फिश के बारे में क्यों कहा। ये सब सुनकर यूवी समझ गई थी कि यहाँ युनची क्या करने की कोशिश कर रहा है, और उसके चेहरे पर तो एक स्माइल भी आ चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ जियान के एसेसन को गुस्सा आ गया था। वो आगे आकर युनची पर भड़कते हुए कहता है कि तुमने मेरे मास्टर को बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की। जिस पर युनची उसे भी घेरे में लाते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ तुम्हारे मास्टर पर वैसे भी शक नहीं कर रहा, मुझे सारा के सारा शक तो तुम पर है। तुम ही हो वो इंसान जो कि मेरी आंटी के कमरे से इस मिस्टिक पाउडर को ढूंढ कर लाए। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी आंटी का बेडरूम के किस साइड पर था, ईस्ट में या वेस्ट में? साथ ही तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें ये मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर मेरी आंटी के पिलो के नीचे से मिला, तो तुम क्या बता सकते हो कि मेरी आंटी का पिलो किस रंग का है? वो एसेसन तो कभी यहाँ पर लिंगजी के रूम में गया ही नहीं था, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। जो सुनकर युनची कहता है कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, मुझे लगता है कि तुमने ही मेरी आंटी को फंसाने की कोशिश की, तुमने ही वहाँ पर वो मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर रखा होगा। ये सुनकर लिंगजी तो काफी जरा खुश हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ जियान खुद के साथी को फंसते हुए गुस्से में आकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे ज़ियाओ ट्राइब पर इल्जाम लगाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कहते हुए अपने एसेसन को इशारा करता है कि जाकर उसे जान से मार दो। जिस पर हम देखते हैं कि जियान का एसेसन तेजी के साथ आगे की तरफ जंप करते हुए सीधा यहाँ युनची पर हमला करने आ रहा था, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर युनची थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि अभी के लिए वो फिलहाल फाइट नहीं कर सकता। तभी अचानक युनची को बचाने के लिए उसके ग्रैंडफादर फौरन युनची के सामने आ जाते हैं, लेकिन वो एसेसन पावरफुल था, जिसके हिट की वजह से युनची के ग्रैंडफादर थोड़े से घायल हो चुके थे। इन दोनों के दरमियान ये फाइट इससे पहले कि आगे बढ़ पाती, तभी अचानक हम देखते हैं कि जियान के अंकल फौरन खड़े होकर उस एसेसन को वहीं पर रोक देते हैं, जो कि यहाँ पर जियान से कह रहे थे कि युनची ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मुझे भी अब लगने लगा है कि कोई तो है जो कि लिंगजी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, हमें जरा सोच विचार करके ही फैसला करना चाहिए। जो बात जियान को तो अच्छी नहीं लगती, वो अपने अंकल से कहता है कि अब आप भी इस लूजर का साथ दोगे, जिस पर उसका अंकल कहता है कि नहीं, ये ज़ियाओ ट्राइब की इज्जत का सवाल है, हम लोग कभी भी गलत फैसला नहीं कर सकते। साथ ही हम यहाँ पर युनची के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कि आगे आकर जियान से कहता है कि मैं आपको इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि मेरी बेटी ने मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर को नहीं चुराया, मैं कल शाम से उस पर नजर रख रहा हूँ, वो अपने रूम से बाहर तक नहीं निकली। जबकि साथ ही हम लोगों को कल शाम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगजी वाकई में उस मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर को चोरी करना चाहती थी, लेकिन युनची के ग्रैंडफादर को भी इस बात का अंदाजा था कि लिंगजी इस तरह की बेवकूफी कर सकती है, इसलिए वो वक्त रहते ही वहाँ पर पहुंच गए थे, जहाँ वो लिंगजी को मना करते हुए अपने साथ वापस ले जाते हैं। यहाँ पर थर्ड एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद भी हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर फौरन अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है कि तुम तो झूठ भी कह सकते हो, आखिर लिंगजी तुम्हारी बेटी है, जिसको बचाने के लिए यकीनन तुम कुछ भी करोगे। जो सुनकर थर्ड एल्डर कहता है कि मैं यही सेट में बहुत सालों से हूँ, यहाँ पर मौजूद ज़ियाओ सेट का हर एक मेंबर जानता है कि मैं अपने ज़ियाओ सेट के साथ हमेशा वफादार रहा हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तभी अचानक यूलोंग यहाँ पर बीच में कहता है कि आप पिछले 10 साल से हम लोगों से झूठ कहते आ रहे हैं और आप फिर भी कहना चाहते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर थर्ड एल्डर हैरान होते हुए यूलोंग से कहते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का मकसद क्या है, जिस पर यूलोंग भी अपनी जगह पर खड़ा होकर आगे की तरफ आते हुए कहते हैं कि आपने कहा कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, तो खाइए अपने मरे हुए बेटे की कसम और बताइए कि क्या युनची सच में आपका ग्रैंडसन है। जो सुनकर तो थर्ड एल्डर को अचानक ही एक झटका लग गया था, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये बात कभी किसी
किसी को मालूम होगी। यहाँ दूसरी तरफ यूलोंग की ये सारी बातें सुनकर जियाओ सेट का हेड कहता है कि आखिर तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, जिस पर यूलोंग कहता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं बल्कि मैंने थर्ड एल्डर को खुद उनकी मरे हुए बेटे की कब्र पर ये बोलते हुए सुना था। साथ ही हमें फ्लैशबैक का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड एल्डर अपने बेटे की कब्र के सामने खड़ा होकर कह रहा था, मैं नहीं जानता कि ये छोटा बच्चा कौन है जिसके लिए तुमने अपनी और अपनी बेटी की जान दांव पर लगा दी, और अब मैं तुम्हारे फैसले की कदर करते हुए इसकी हिफाजत करूंगा। मैं इसे अपने पोते की तरह रखूंगा, इसको एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसे कोई तकलीफ ना हो। वो जब ये सब कह रही थी तभी अचानक यूलोंग ने चुपकर ये सारी बातें सुन ली थी। इवन की थर्ड एल्डर को भी एहसास हो गया था कि वहाँ पर कोई मौजूद है। यहाँ थर्ड एल्डर को पता चलने के बाद वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अच्छा तो वो तुम थे, जिस पर यूलोंग कहता है कि इसका मतलब साबित हो गया। थर्ड एल्डर भी इसके बाद कोई जवाब नहीं दे पाते, जो सुनकर लिंगजी और युनचेन दोनों ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। यहाँ जियाओ सेट का हेड यूलोंग की ये सारी बातें सुनकर थर्ड एल्डर से कहता है कि यूलोंग ने जो कुछ भी कहा क्या वो सही है। लिंगजी भी फौरन अपने फादर के पास आ गई थी, वो भी बिल्कुल सेम सवाल करती है, जबकि युनची भी उनके मुंह से सुनना चाहता था, जिस पर थर्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए युनची से कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर देना। जियान को तो ये सुनकर काफी खुशी होती है, वो यहाँ पर हंसते हुए युनची का मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है कि ये तो एक ऐसा नकारा इंसान निकला जिसको तो अपने ही पेरेंट्स ने छोड़ दिया होगा। जबकि जियाओ सेट का हेड भी यहाँ पर आगे आकर युनची से कहता है कि अब से तुम हमारे जियाओ सेट के मेंबर नहीं हो तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरी तरफ युनची तो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पाया। वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि आपने मुझे 18 साल तक पाला है, मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी भी आपका ये कर्ज ना चुका सकूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपका बायोलॉजिकल ग्रैंडसन हूँ या फिर नहीं, मैं हमेशा आपका पोता ही रहूंगा। ये कहने के बाद युनची उनके सामने काफी रिस्पेक्ट के साथ झुकते उन्हें अलविदा करके वहाँ से रवाना हो गया था। तभी अचानक यूलोंग उसे आवाज देते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुम मिस यूवी के साथ की हुई अपनी शादी के बारे में क्या करोगे। जो सुनकर युनचेन यूवी की तरफ देखकर फौरन यूलोंग से कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जिस पर यूलोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मेरा लेना देना नहीं, लेकिन मिस यूवी ने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि वो तुम्हारे अंकल का एहसान चुका सके। तुम वो लड़की नहीं जिसके साथ मिस यूवी की शादी होनी चाहिए थी, तुम तो एक गलत इंसान हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये शादी तोड़ देनी चाहिए। जो सुनकर युनची ने यूवी के साथ अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाल लिया था। यूलोंग ये देखकर खुश होते उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को लेने ही लगा था, लेकिन युनची ऐसा नहीं करता। वो यहाँ ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर सीधा मिस यूवी के पास चला जाता है, जहाँ वो उसे मिस यूवी के हवाले करते हुए कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब तुम मेरे साथ रहना चाहो या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। मैं इस बारे में किसी और का फैसला नहीं सुनना चाहता, अगर तुम मेरे साथ ना रहने का फैसला करती हो तो तुम इस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ देना। साथ ही युनची यहाँ पर यूवी के पास आते हुए उससे कहता है लेकिन मुझ पर एक एहसान करना कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरी आंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। जो कहने के बाद युनची वहाँ जियाओ सेट से बाहर की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ पर मिस यूवी अभी भी युनची को देखकर उसी के बारे में सोच रही थी, लेकिन अचानक यूलोंग बीच में बोलते हुए कहते हैं कि मिस यूवी हमें माफ कर देना, हमारी वजह से आपको काफी परेशानी हुई, अब से आप आजाद हो, आप जल्दी से बस इस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ दो, जिसके बाद आप अपने लिए कोई ना कोई टैलेंटेड हस्बैंड ढूंढ सकती है। लेकिन मिस यूवी ने उस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ने से इनकार कर दिया था। वो यहाँ पर यूलोंग को जवाब देते हुए कहती है कि तुमने सुना नहीं मेरे हस्बैंड ने क्या कहा, हमारी मैरिज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जबकि दूसरी तरफ जियान को भी ये सुनकर गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तो मिस यूवी के सपने देख रहा था। वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी शादी का हमारे जियाओ सेट से लेना देना था, मैं अपने जियाओ ट्राइब की यूं बेइज्जती होने नहीं दे सकता। और ये कहते हुए अपने एक असिस्टेंट को इशारा करता है कि वो जल्दी से जाकर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दे, जिसको बचाने के लिए मिस यूवी ने उस असिस्टेंट के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। यहाँ शुरू में तो मिस यूवी से बराबरी का मुकाबला कर रही थी, जैसे ही वो असिस्टेंट अपनी फुल पावर अनलिश करता है मिस यूवी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती, इसलिए वो असिस्टेंट उस पर भारी पड़ने लगा था। यहाँ ये सिचुएशन को खराब होता हुआ देखकर हम देखते हैं कि किसी अनजान शख्स ने उस वॉरियर पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिससे उस असिस्टेंट की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। और हमें जानने को मिलता है कि ये अनजान वॉरियर कोई और नहीं बल्कि मिस यूवी की मास्टर थी, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग ही घबरा चुके थे। मिस यूवी की मास्टर यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम जियाओ सेट के लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो तुम लोगों ने मेरी डेसिपल की शादी के बीच टांग अड़ाई। यहाँ जियान भी उस औरत के बारे में कुछ नहीं जानता था, जिस पर जियान का अंकल उसे बताता है कि ये आइस क्लाउड के 7 इमोर्टल्स में से एक है, मेरे जैसे 10 वॉरियर्स को भी ये अकेले आसानी के साथ हरा देगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इसके काम के बीच आना चाहिए। जियान उस मास्टर के बारे में ये सब जानने के बाद फौरन उनको रिस्पेक्ट शो करते हुए कहते हैं कि प्लीज मास्टर हमें माफ कर देना, हम लोगों को मालूम नहीं था कि यूवी आपकी डेसिपल है। जिस पर मास्टर गुस्सा होते हुए कहती है कि अब तो तुम्हें मालूम हो गया ना, अब अगर तुमने बीच में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जबकि दूसरी तरफ मिस यूवी को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के सामने झुक गई थी। मास्टर भी मिस यूवी के पास आकर कहती है कि अब तो तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो गया, तो क्या अब हम वापस अपने आइस क्लाउड टेंपल चले। जो सुनकर मिस यूवी यहाँ अपने मास्टर के साथ रवाना होने वाली थी, तभी अचानक उसको युनची की आखिरी बात याद आ जाती है, जहाँ युनची ने अपने ग्रैंडफादर और आंटी को बचाने के लिए कहा था। यहाँ चूंकि इन दोनों की जाने की वजह से वैसे भी जियाओ ट्राइब गुस्सा होकर उन दोनों से बदला लेने वाला
जाता है, इसलिए यूवी फौरन रुका और अपने मास्टर से कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ, इसलिए मैं ये सब यूं बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी मास्टर भी समझ गई थी कि यूवी क्या चाहती है। दूसरी तरफ हम असैसिन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए यहाँ ग्रैंडफादर पर हमला करने वाला था। तभी अचानक मिस यूवी की मास्टर यहाँ पर एक अटैक रेडी करती हुए उस असैसिन पर चल देती है, जिसकी वजह से दूसरे असैसिन की कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई। जो देखकर जियान का अंकल आगे आते हुए कहते हैं कि मिस चू आप ये क्या कर रही है, क्या आपको मालूम नहीं कि हमारी जियाओ फैमिली का इंटरनल अफेयर है, आप इसमें टांग नहीं अड़ा सकती। जिस पर मिस चू आगे की तरफ आते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं, मैं बस सिर्फ रूल्स के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये चोरी जियाओ सेट में हुई थी, इसलिए जियाओ सेट के हेड को ही सिर्फ ये हक बनता है कि वो इन लोगों को फैसला करके कोई भी पनिशमेंट दे। जियाओ ट्राइब अगर इसके बीच में आएगी तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अब जियाओ सेट को वो इशारा करते हुए कहती है कि आगे बढ़ो और इन्हें पनिशमेंट दो। तुम लोगों के जियाओ सेट्स के रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी डिसाइपल चोरी करता है तो उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाती है। जिस पर जियाओ सेट का हेड कहता है कि अगर यहाँ पर कभी ऐसा हादसा हो जाए तो हम उन्हें निकालकर 15 साल तक पहाड़ों में छोड़ देते हैं। जो सुनकर थर्ड एल्डर कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं अपनी बेटी को अच्छी तमीज नहीं सिखा पाया, अब उसको पनिशमेंट दे देनी चाहिए, जबकि मैंने भी झूठ बोला इसलिए मैं भी उसके साथ पहाड़ियों में जा रहा हूँ। ये कहते हुए थर्ड एल्डर यहाँ पर लिंगसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि इसके बाद मिस चू यहाँ पर अपने डिसिपल मिस यूवी से कहती है कि लो तुम्हारा काम हो गया, अब हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर मिस यूवी अपने मास्टर के साथ वहाँ से रवाना हो गई, जबकि इन लोगों के जाने के बाद जियान काफी ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मिस चू मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दूसरी तरफ युनची पर आ जाता है, जो कि खंडर सी जगह पर बैठा हुआ अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा था। वो उदास होता हुआ कहता है कि जब भी मैं किसी से प्यार करता हूँ आखिर वही लोग मुझसे चिन क्यों जाते हैं, उन्हीं लोगों पर मुसीबतें क्यों आती है। पिछली दफा भी मैं जिन लोगों से प्यार करता था वो सब लोग मुझसे चिन गए, लेकिन इस बार मैं ये सब होने नहीं दूंगा। मैं इन लोगों को दिखा दूंगा कि मेरे जैसा इवल अल्केमिस्ट क्या कर सकता है। और ये कहते हुए हमें युनची के चेहरे पर एक नई सी एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ युनची किसी विलन की तरह जोरों से हंसते उस हिडन स्टार प्लांट को अपने पास से बाहर निकाल लेता है, जिससे उसने अपने हेमली पॉइजन आर्टिफैक्ट से रिफाइन करना शुरू कर दिया था। और यूं ही थोड़ी देर के रिफाइनमेंट प्रोसेस के बाद आखिरकार युनची ने स्टार हिडन पिल को तैयार कर लिया था, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। स्टार हिडन पिल को देखकर युनची अपने मन में कहता है कि अब सिर्फ तुम लोग इंतजार करो, मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।